हेलो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि है कि लॉकडाउन 2.0 खत्म हुआ, कल से 3.0 शुरू हो रहा है और 2 सप्ताह के लिए है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ का पालन कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी ठीक ढंग से चालू रख रहे हैं। पढ़ाई में किसी भी तरह का परेशानी हो तो हमें फ़ोन कीजिए, हम उसको ठीक कर देंगे, उसको समझा देंगे और हम समझाने के बाद पूरा उसका नोट्स भी दे रहे हैं। उसकी तैयारी करते रहिए और बिल्कुल टेंशन में मत रहिए और अपना कार्य को करिए घर में रहते हुए। हर कोई आजकल घर में है, यही अभी समय का तकाजा है। तो आज हम 2 थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये थ्योरम सिर्फ स्टेटमेंट के लिए अपने सिलेबस के अनुसार, ओनली स्टेटमेंट, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन थ्योरम एंड रेसिप्रोसिटी थ्योरम? तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वह रिलेशन बिटवीन इंपेडेंस और एनर्जी सोर्सेस के बीच का है। इंपेडेंस क्या होता है? व्हिच वैल्यू डज नॉट चेंज by the flow of current. Is it right? Impedance के बारे में और डिटेल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई करेंगे। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम बताता है अबाउट अगर करंट एक पार्ट में कुछ है तो दूसरे पार्ट में क्या होगा, और वही करंट दूसरे पार्ट में होगा तो फर्स्ट पार्ट में क्या इफेक्ट होगा। बस 5-6 लाइन का स्टेटमेंट है। डिटेल में इसका स्टडी हम लोगों के सिलेबस के अनुसार नहीं करना है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं जो कि यहां लिखा हुआ है, और वह ऐसा है कि व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम? तो इट स्टेट्स दैट इन ए सर्किट कंटेनिंग लीनियर इंपीडेंसेस, व्हाट इज इंपीडेंस? इंपीडेंस व्हिच वैल्यू डज नॉट चेंज विद द फ्लो ऑफ करंट एंड एनर्जी सोर्सेस, उसको हम जनरेटर्स भी कह सकते हैं। द करंट फ्लोइंग एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम, माइंड इट, वेक्टर सम ऑफ द करंट which would exist if each source of EMF were considered separately, all the other sources being replaced on that time by their internal impedances. तो ये जो 1 2 3 4 5 6 लाइन का जो स्टेटमेंट हमने कहा, दिस इज द सुपरपोजिशन थ्योरम, और ये दोनों 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली आते हैं। नाउ कम टू द रेसिप्रोसिटी थ्योरम. It states that if an EMF applied in one part of circuit of linear impedance produces a certain current in the second part, 2 पार्ट है, उसके बाद फिर देखो, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेसिप्रोसिटी. Then the same EMF acting in the second part of the circuit will give an identical current in the first part of the circuit. इसका जो नेचर है उस नेचर के अनुसार इस थ्योरम का नाम पड़ गया रेसिप्रोसिटी थ्योरम। और इन दोनों थ्योरम की मदद से बहुत सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, लेकिन अभी इस वक्त सिलेबस के अनुसार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से we need only the statement of superposition theorem and reciprocity theorem. Now I will calculate a formula for the energy stored in a magnetic field. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि induced EMF कब होता है? Whenever there is a relative motion between a magnet and the coil, then a change in magnetic flux takes place in the coil and an EMF is produced, and this phenomenon is called electromagnetic induction. And also when current in a circuit is make on or off, then an EMF is also induced in the coil, and this EMF is instantaneous.
just at the time of on and just at the time of off. On off को बहुत जगह make and break भी लिखा जाता है. Make means on, break means off. और इसी घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और हम लोग डिटेल स्टडी किए थे इन योर लास्ट लेक्चर और उसमें देखे थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है फॉर वन नंबर ऑफ टर्न्स माइनस एल डी आई बाई डी टी. इस माइनस का फिजिकल सेंस है. तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो माइनस का मॉड होता है प्लस, तो यह क्या हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी. वेयर ई इज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, L is called self-inductance and di by dt is the rate of change of current with respect to time. अब हम लोग पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या पढ़े थे? V बराबर होता है W by Q, वर्क पर यूनिट चार्ज. तो वर्क क्या हो गया? V into Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस into चार्ज. तो उस फॉर्मूला को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस फॉर्मूला को जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं. हमें अगर चार्ज और ईएमएफ मालूम हो तो दोनों को गुना कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा. Therefore, the work done in moving a small charge dq is a small charge against the EMF is given by a small work done को हम dw से डिनोट किया तो dw क्या हो जाएगा E into dq. कौन सा फॉर्मूला से? E यानी पोटेंशियल बराबर होता है वर्क बाय चार्ज, तो dw हो गया E dq. E का वैल्यू रख दिया, E का मैग्नीट्यूड हम रखे हैं इसलिए माइनस चिन्ह देने का जरूरत नहीं है. L di by dt into dq. इसको अरेंज करके लिखा L dq by dt into di. dq क्या है? चार्ज. dt क्या है? टाइम. चार्ज बाय करंट, टाइम करंट होता है. Therefore dw हो गया L dq by dt I di. तो ये तो स्मॉल चार्ज मूव कराने के लिए ना, करंट स्मॉल करंट के लिए. Therefore the total work done in building the current from 0 to I is given by, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो W हो गया इंटीग्रल ऑफ 0 to I Li di. L तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, I di का इंटीग्रल वैल्यू I स्क्वायर बाय 2, सो इट बिकम्स लिमिट रखने के बाद हाफ L I स्क्वायर. अब यह वर्क किस रूप में किसके इक्विवेलेंट होगा? तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर. तो इसमें क्या हुआ कि एनर्जी के रूप में वह स्टोर हो जाएगा कहां पर? इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर. इसलिए फॉर्मूला मेरा क्या होगा? जो मेरा टॉपिक था उस टॉपिक का वैल्यू आया कैलकुलेशन के बाद. देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर, वेयर L इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड I इज करंट. तो इस फॉर्मूला का वैल्यू हो गया मेरा इतना. अब हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करंट का डिफिनीशन पढ़ेंगे. सिलेबस में आप डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में लिखा हुआ है. तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? या डिस्प्लेसमेंट करंट को सबसे पहले मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने दिया था और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है उसका स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद ही हुआ है और जिसके द्वारा मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने अपना मैक्सवेल इक्वेशंस वगैरह दिया था. वो उसके बारे में डिटेल हमको अलग सेमेस्टर में जाके पढ़ना है, उसका डिटेल्ड स्टडी. यहां पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है उसके बारे में. जब किसी कंडक्टर को हम सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करते हैं तो उससे करंट फ्लो करता है. करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम और फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. तो कंडक्टर के थ्रू चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और हमको करंट मिलता है, वो कहा जाता है कंडक्शन करंट, उसका नाम दिया गया. इसके बाद ऐसा हुआ कि कैपेसिटर का नाम सुने होंगे. कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट होते हैं. तो उसमें से जब हम उसको जब हम चार्ज करते हैं किसी बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ के द्वारा, तो कनेक्टिंग वायर से तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जिससे हमको कंडक्शन करंट मिलता है.
लेकिन दो प्लेट के बीच गैप रहता है, वहां क्या है, एयर है, वैक्यूम है, या कोई डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है। तो वहां तो कनेक्टिंग वायर नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ करंट तो बरकरार रहता है। यह कैसे रहता है, इसको सॉल्व किया था मैक्सवेल साइंटिस्ट ने ही। तो ऐसा है कि इसीलिए डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लोग उस वैक्यूम के थ्रू जो करंट होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में यहां पर नोट में लिखा हुआ है। तो उस करंट को हम कहते हैं कंडक्शन करंट, उसी का नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इन द, क्योंकि प्लेट के बीच एक पॉजिटिव प्लेट होता है, नेगेटिव प्लेट होता है, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, इज इट राइट? और वह मैग्नेटिक फील्ड भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, दैट आल्सो प्रोड्यूसेस ए करंट। तो उसी करंट को हम लोग नाम दे दिए डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कनेक्टिंग वायर से जो करंट हुआ कंडक्शन करंट, और वैक्यूम या डाइलेक्ट्रिक के थ्रू जो करंट हुआ कंडक्शन करंट। इस तरह से कंटिन्यूटी ऑफ करंट को एक्सप्लेन किया गया। तो वो जो वैक्यूम में करंट होता है ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। फिलहाल अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसका डिटेल फिर इसका यूज मैक्सवेल इक्वेशंस वगैरह में होगा। 4 मैक्सवेल इक्वेशन होते हैं, ये सारा डिटेल हम लोग अलग सेमेस्टर में है, वहां पर जाकर इसका स्टडी करना है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हम लोग लिखेंगे कैसे, नोट अगर आवे तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ए करंट इन ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड्स। सही बात है, राइट। इन द सेम वे ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, दो प्लेट के बीच चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट से होता है। और इन डाइलेक्ट्रिक ऑल्सो produces a magnetic field. This changing electric field which produces changing magnetic field, यहां पर ध्यान देना इस सेंटेंस पर, is also equivalent to a current. Again हम रिपीट कर रहे हैं, यहां पर स्ट्रेस देने की जरूरत है। This changing electric field which produces changing magnetic field is also equivalent to a current and is called displacement current. उसी को कहते हैं displacement current, which establishes the continuity of flow of current through a circuit containing vacuum or dielectric or capacitor or along with a conductor, and this displacement current is denoted by ID. तो total current in the circuit तब क्या हो जाएगा, I equal to IC is कंडक्शन करंट प्लस ID। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जहां IC होगा वहां ID नहीं होगा, जहां ID होगा वहां IC नहीं होगा। This concept of displacement current is responsible for the success of the electromagnetic theory, और electromagnetic theory वहीं से शुरू हुआ था। So this is all for today's lecture. Next day we will start another topic. There, is it right? So thank you very much.